नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 3 महीने में एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ने की आवश्यकता है और उन बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों और सभी हमें नहीं पढ़ना होता। रीज़न है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एक सिलेबस जो है निर्धारित किया गया है और अगर हम सिलेबस से बाहर का पढ़ेंगे तो वहां से प्रश्न नहीं बनेगा। जो प्रश्न बनते हैं एमपीपीएससी में वो सिलेबस से ही बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो इस बात का आपको अंदाजा होगा। तो आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी बुक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना होता है। पढ़ना क्या है ये तो सभी बता देते हैं, बट पढ़ना क्या नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न है कि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं कि जो परीक्षा में पूछा जाता है वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है जिनको पढ़कर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो सकते हैं। वो बुक हमें कहाँ मिलेगी, वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अगर एमपीपीएससी के सिलेबस की हम बात करें तो जो जीएस फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स का, उसके लिए 10 यूनिट्स यानी कि 10 अलग अलग इकाइयाँ दी गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, भारत, इसकी राजनीति, इसका भूगोल, इसका इतिहास, उसके अलावा पर्यावरण और विज्ञान, करंट अफेयर और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटना और प्रमुख राजवंश के बारे में, जो मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और कला से संबंधित है। तो इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटना, जैसे कि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह, मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह, भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद अगर हम बात करें तो बुंदेला विद्रोह, रनौता विद्रोह, ऐसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग, चरण पादुका हत्याकांड, तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो मध्य प्रदेश के इतिहास में घटित हुई हैं, इन घटनाओं को आप पढ़ लें अच्छे से। और इनमें क्या पढ़ना है तो प्रमुख व्यक्ति, इनको चलाने वाले, इन आंदोलन को चलाने वाले कौन थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कब घटित हुआ, किस स्थान पर घटित हुआ, अगर ऐसी डिटेल आप पढ़ लेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। क्योंकि 2021 में भी भोपाल गैस त्रासदी से प्रश्न आया था कि ये घटना कब घटी थी। बुंदेला विद्रोह से भी प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा अलग अलग जो चरण पादुका नरसंहार है वहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो सभी घटनाओं से प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इन घटनाओं को पढ़ने के लिए आप इतिहास की, जो मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास है, इसकी कोई भी बुक ले सकते हैं। जैसे अरिहंत की ले सकते हैं, पुणेकर की ले सकते हैं, या मध्य प्रदेश का लुसेंट भी अगर लेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप एमपीपीएससी के लिए दृष्टि ने जो बुक बनाई है, जो 8 बुक का एक सेट आता है दृष्टि का, जो अमेज़न पर आपको मात्र 29 रुपये में मिल जाएगा, उसमें से इस टॉपिक को पढ़ें। क्योंकि मेंस के लिए वो बुक्स आपको लेनी होगी, तो उसमें से इन घटनाओं को आप पढ़े और वहीं से मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो बेस्ट बुक सजेशन है दोस्तों आपके लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा, या व्हाट्सअप भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए और आप पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके नोट्स जो है मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, तो इसके लिए भी आप दृष्टि की बुक से जो है पढ़ सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक दे रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, ये है मध्य प्रदेश की कला और मूर्तिकला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न इस टॉपिक से हर बार आता है कि मध्य प्रदेश की जो कला है और मूर्तिकला है, तो मूर्तियाँ किस किस कला में, जैसे कि मथुरा शैली में, गांधार शैली में, किस शैली में मूर्तियाँ जो हैं बनी हुई है। मध्य प्रदेश में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र क्या है, तो इसके लिए चीज़ें जो हैं इतिहास की बुक में ही आपको मिल जाएगी, जो दृष्टि की बुक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और बोलियों से संबंधित। जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ हैं,
भील जनजाति हैं, गौड़ जनजाति हैं, सहरिया, कोरकू। तो उन जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जनजातियों के लिए आपको क्या करना है कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट है, जिसे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और कला संबंधित एक वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की बनी हुई है, वहाँ से आपको इनकी चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेटा अपडेट होता रहता है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की बोलियों से भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की निमाड़ी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मालवी, तो अलग अलग जो बोलियां हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बोलियों के लिए भी आप सामान्यतः किसी बुक का जो है चुनाव कर सकते हैं, या पीएस चड्ढा के नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए सामान्य सी बात है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री वाली जो बुक है उसमें आपको ये चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार कालिदास से लेकर शरद जोशी तक सारे साहित्यकार और उनकी साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न दोस्तों हर बार पूछा जाता है। रचनाएं भी पढ़नी है, साहित्यकार के जीवन के बारे में, जैसे जन्म कब हुआ, किस शासक के समकालीन था, और इसका डेटा भी आपको पीएससी डाटा ए पर भी मिल जाएगा। दृष्टि की जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे खजुराहो हैं, मांडू हैं, उसके अलावा गांधी सागर हैं, हनुमंतिया टापू है, जो करंट में जो चीज़ें चल रही है दोस्तों वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक तो मध्य प्रदेश की एक मैगजीन आती है जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश की घटना चक्र। उस घटना चक्र के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे करंट अफेयर तो ये वाला टॉपिक आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी बुक को, दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घटना चक्र से इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। तो महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व के लिए आप विजिट करें अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में डेटा मिल जाएगा। जैसे टांट्या भील हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के, और जितने भी जनजाति से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे भीमा नायक हैं, रॉबिन हुड कहा जाता है उनको। तो ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, तो ये वेबसाइट से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो दूसरी यूनिट हमारी आ जाती है भारत के इतिहास से संबंधित। तो उसमें पहला जो टॉपिक हमें दिया गया है वो दिया गया है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो इतिहास के लिए दोस्तों अलग अलग बुक आती हैं, प्राचीन भारत की अलग आती हैं, मध्यकालीन भारत की अलग आती हैं और आधुनिक भारत की अलग आती हैं। परंतु अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के लिए इतनी बुक्स मैं हिस्ट्री की पढ़ूंगा और केवल 10 प्रश्न बनेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आप सामान्य से लूसेंट बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा किरण प्रकाशन की जो बुक आती है उसको पढ़कर भी आप ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक जो है हमसे पूछा जाता है 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉनिकल की एक बुक आती है। क्रॉनिकल जो है एक मासिक पत्रिका है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मंथ में अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उसमें जुड़े होते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री वाला टॉपिक यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास वाला टॉपिक मिल जाए जिसमें 19 और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में दिया है, तो वो सबसे बेस्ट बुक है क्रॉनिकल की, जहाँ से ये टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो तीसरा टॉपिक है इसमें स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन। तो ये भी टॉपिक आपको क्रॉनिकल से ही कंप्लीट करना है। क्रॉनिकल एक बेस्ट बुक है इस टॉपिक के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये हमें कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों इसके लिए आप भारतीय राजनीति की कोई भी सामान्य सी जो बुक है उसमें अगर एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, कैसे बना था, कौन कौन से आयोग बने थे, क्या सिफारिश थी, पहला राज्य क्या था, ये एक सामान्य सी बुक में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी सामान्य सी राजनीति की या संविधान की बुक आप ले लीजिए, जैसे कि अरिहंत की ले सकते हैं, पुणेकर की ले सकते हैं, लुसेंट की ले सकते हैं, उसमें से आप ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
तो तीसरी यूनिट आती है हमारी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी यानी कि मध्य प्रदेश के भूगोल की। तो इसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, पठार और श्रृंखलाएं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वन और वनोपज यानी कि वन की जो उपज होती है वन्य जीव, तो इसके लिए आपको दोस्तों करंट का डेटा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, अभी 17वीं वन रिपोर्ट जो है चल रही है, तो उसका डेटा जो है पूछा जाएगा। नदियां, पर्वत और पठार जो है सामान्य से मध्य प्रदेश के भूगोल की आप पुणेकर की बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं, या मध्य प्रदेश की जो लुसेंट आती है। उसके अलावा मुकेश माहेश्वरी के चमत्कारी नोट्स आते हैं मध्य प्रदेश जीके के, वहाँ से भी ये चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस इन सारी बुक्स में से बन जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप मुकेश माहेश्वरी के चमत्कारी नोट्स जो है मध्य प्रदेश के जीके के लिए ले लें, तो ये टॉपिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। और करंट के लिए तो आपको या तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा या मंथली घटना चक्र जो है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु से। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन के लिए आप मुकेश माहेश्वरी के चमत्कारी नोट्स जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। परिवहन की अगर हम बात करें तो दोस्तों सामान्य से करंट में जो चीज़ें हैं, जैसे कौन सा स्टेट हाईवे बना है, कौन से एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में है, कौन किसको जोड़ता है, जो हवाई यात्रा है यानी कि जो एयरपोर्ट है, उससे प्रश्न एक बार पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया था। तो इन चीज़ों को आप जो है जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि बुक्स में डेटा कहीं पर क्या है कहीं पर क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है परिवहन विभाग का, वहाँ से आप डेटा कंप्लीट करेंगे तो आपके प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं सारी बुक्स में आपको मिल जाएगी जो MP GK की हैं। वहाँ पर कितने बांध है, कितनी विद्युत उत्पादन वहाँ पर किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, किसने बनाया था, डूब क्षेत्र क्या कहलाता है, ऐसे प्रश्न जो बनते हैं, कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना, तो सारी बुक्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग के बारे में। तो ये करंट का टॉपिक है, क्योंकि इसमें डेटा पूछा जाता है हमसे कि कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सी फसल का हो रहा है, पशुपालन कितना है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से। तो ये करंट वाले टॉपिक्स में यानी घटना चक्र का भी सहारा इसमें लेना पड़ेगा, और जो मुकेश माहेश्वरी के नोट्स हैं वहाँ पर भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों चौथी जो यूनिट है हमारी वो है भारत और विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हमसे पूछा जाता है कि हमारी भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में भारत को डिवाइड किया गया है, पर्वत, पठार, मैदान जो है, नदियां वगैरह, इनके बारे में हमसे पूछा जाता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये सारे करंट के टॉपिक हैं, हालांकि है ज्योग्राफी के बट करंट से रिलेटेड है। जैसे वन में वन रिपोर्ट से हमसे पूछा जाता है खनिज वगैरह कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सा देश करता है, कौन सा राज्य करता है, जल, कृषि, वन्य जीव। तो ये सारी चीजें जो है करंट में जो चल रही है, यानी कि इसमें घटना चक्र और क्रॉनिकल का आप सहारा ले सकते हैं, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधित आंकड़े हमसे पूछे जाते हैं। वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात यानी कि जनसंख्या से 2 प्रश्न हर बार आते हैं, मध्य प्रदेश से भी पूछे जाते हैं और भारत से भी पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों जनसंख्या 2011 की जो जनगणना थी उसको कंप्लीटली पढ़ना है, जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, जनसंख्या में कितनी आयु के कितने लोग हैं, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, घनत्व कितना है, इस प्रकार के प्रश्न जो है पढ़ने हैं। तो अगर आप जनगणना को कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाते, क्योंकि हर बार जो है दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक और मानव संसाधन जैसे उद्योग, परिवहन के साधन। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको सारे उद्योग जो हैं पढ़ने हैं और परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व के भूगोल से दुनिया के कितने महाद्वीप हैं, देश हैं, महासागर हैं, नदियाँ, पहाड़, इनके बारे में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप सामान्य से महेश कुमार वर्णवाल या माजिद हुसैन की कोई बुक ले सकते हैं, जिसमें विश्व और भारत दोनों का भूगोल आपको मिल जाएगा। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन, सारी चीजें इन दोनों बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो विश्व और भारत के भूगोल के लिए आपको महेश कुमार वर्णवाल या माजिद हुसैन की एक बुक जो है परचेस कर लेनी है, जहां से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 5वीं यूनिट की ओर। तो 5वीं यूनिट में हमसे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है
तो इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, करंट का डेटा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल जैसे मुख्यमंत्री से प्रश्न आते हैं, तो ये डेटा जो है वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आपको मिल जाएगा। बुक्स में मिलने के कम चांसेस हैं। विधानसभा अभी कौन सी है, पहली विधानसभा से लेकर अभी तक उच्च न्यायालय से संबंधित ये डेटा जो है ऑनलाइन आपको निकालना है, आसानी से मिल जाएगा और वहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा बुक्स के माध्यम से भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 213 है, उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो भारतीय संविधान में भी आपको मिल जाएंगे, और इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से चलता है, वो चीज़ें आपके लिए हैं। तो इसके लिए आप जो है मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की दृष्टि की बुक आती है, उसको परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो सामान्य से मध्य प्रदेश के जो MP GK की बुक होती है उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की जनगणना से प्रश्न आते हैं, आर्थिक विकास, उद्योग और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो MP GK की बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जनगणना से 2 प्रश्न आते हैं, एक भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो दोनों को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारी 6ठी यूनिट है वो भारत की राजनीति, भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यहाँ से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बारे में जो प्रश्न है वो हमसे पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो एक्ट है इनको हमें कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से बनेगा। एक प्रश्न हमेशा बनता है। उसके बाद संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से बनी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो इसके लिए सामान्य से जो GK की बुक होती है, सामान्य ज्ञान की, उस बुक से ये कंप्लीट कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्री के लिए एम लक्ष्मीकांत जो है परफेक्ट बुक नहीं है। परफेक्ट बुक है सामान्य ज्ञान के लूसेंट या किरण प्रकाशन, वहाँ से ही प्रश्न इनके बनते हैं। उसके बाद संघ की कार्यकारिणी, राष्ट्रपति और संसद, यानी कि संसद हमारी जो है जहाँ पर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सबके बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, तो उनसे रिलेटेड डेटा जो है आपको ऑनलाइन निकालना होता है और वहाँ से पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान का भाग 3 और 4 से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा संवैधानिक संशोधन, यानी कि जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, वर्तमान में जो हुए हैं उनके बारे में, तो उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कोई सी भी पॉलिटिक बुक में आपको ये मिल जाएंगे, या सामान्य ज्ञान की बुक में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रणाली के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हैं, या कोई भी सामान्य सी जो राजनीति की बुक है उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, आयात और निर्यात, वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड जिसे SEBI कहते हैं, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो इन सारे संस्थान के बारे में आप जो है कोई भी अर्थव्यवस्था की या कोई भी जो है इकोनॉमी की बुक ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी करंट से रिलेटेड डाटा आता है, जैसे कि उद्योग से संबंधित करंट डाटा पूछा जाता है, आयात निर्यात से संबंधित करंट चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी जो संस्थान है वो तो कब बने थे, इनके मुख्यालय कहाँ पर, इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, और प्रमुख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 7th यूनिट है दोस्तों हमारी विज्ञान और पर्यावरण से। तो विज्ञान के मूल सिद्धांत, महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, दृष्टि की एक विज्ञान की बुक आती है, क्विक बुक, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें आप मानव शरीर के बारे में, विज्ञान की जितनी भी चीज़ें हैं, साइंस के बारे में, और पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, जो इकोलॉजी है और एनवायरनमेंट है, इसके एक भी टॉपिक्स जो है उसमें कंप्लीट किए हुए हैं। तो पूरी 7th यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको दृष्टि की बुक परचेस करनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान, जैसे कि कुछ अभी इवेंट हो रहे हैं प्रमुख, जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, अभी G20 होने वाला है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक करंट अफेयर, कुछ व्यक्ति जो चर्चा में हैं, कुछ स्थान जो चर्चा में हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी। भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान जितने भी, जैसे तीरंदाजी अकेडमी कौन सी है, खेल
पत्रिका कौन सी है, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार कौन कौन से। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि खेल से 2-3 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो घटना चक्र की बुक है दोस्तों वो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद 9th यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा टेक्निकल यूनिट है, इसके लिए आप MCQ के माध्यम से पढ़ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। MCQ की बुक आती है 9th यूनिट की, जिसे हम अरिहंत की कहते हैं। तो अरिहंत की बुक इसके लिए परफेक्ट है, जिसमें सारा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स हैं, AI हैं, साइबर सुरक्षा है, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। और MCQ से पढ़ेंगे तो यहाँ के MCQ बन जाएंगे आपके। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट यूनिट है हमारी आयोग वाली, और आयोग का डेटा आपको क्रॉनिकल में मिल जाएगा दोस्तों। और जो घटना चक्र आती है उसमें भी आयोग का डेटा आता है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ से बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बुक सजेशन आपको दिया है तो आप उसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप इन बुक का चयन करते हैं और पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और PSC टैग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।